नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। माँ, मुझे तो लगता है आपका जितना भी प्यार है ना, सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही है। बड़ा बेटा दीपक जब अपनी माँ सरला जी से ऐसा कहता तो उसकी बातें सुनकर छोटा बेटा संजू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता और कहता, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। लेकिन बच्चे जब छोटे थे उन दिनों सरला जी और उनके पति कृष्णा जी को लगता कि बच्चे नादानी में ऐसा कह रहे हैं, इसलिए वे उन्हें ज्यादा टोका टाकी नहीं करते थे और उनकी बातों को हंसकर टाल देते थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी ये छोटी सी गलती एक दिन उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कृष्णा जी सुबह से लेकर शाम तक बैंक में ड्यूटी बजाने चले जाते। वहीं सरला जी अपने तीनों बच्चे दीपक, संजू और सृष्टि को सही समय पर स्कूल भेजना, उनका होमवर्क करवाना और घर के कामों में ध्यान देना, यही सब काम में लगी रहती। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटों के मन में अंदर ही अंदर अपनी बहन के प्रति एक अलग ही तरह की भावना जन्म ले रही है। जब सरला और कृष्णा जी ने तीनों भाई बहनों की शादी भी की तो सृष्टि की शादी में दोनों भाइयों ने दिल खोलकर खर्च नहीं करने दिया, क्योंकि उनकी मानसिकता यही थी कि बेटियां तो पराए घर जाती हैं और उन्हें जो कुछ भी दो वह दूसरे के हक में हो जाता है और वह जब भी मायके आएगी हर बार कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगी। इसलिए वे दोनों यह नहीं जानते थे कि बेटी के मन में माँ बाप भाई के प्रति कितना प्यार होता है। सृष्टि जब भी अपने मायके आती सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर ही आती। फिर भी उसकी भाभियां खुश नहीं रहती थी, लेकिन माँ सरला देवी बहुत ज्यादा खुश रहती। वह उसे मना भी करती कि वह उनके लिए हर बार गिफ्ट लेकर न आए, लेकिन सृष्टि सभी को अपना परिवार समझकर ले ही आती। लेकिन जब पिता की मृत्यु हो गई तब तो भाइयों ने हद ही पार कर दी। माँ के साथ इतनी बदसलूकी किया कि इंसानियत भी रो पड़े। सृष्टि यही सोचते हुए अपने बिस्तर पर रात के 9 बजे पहुंची और माँ को याद करती है कि आज माँ का कॉल क्यों नहीं आया। रात के 12 बज चुके थे, सारा शहर सो चुका था, लेकिन एक मोबाइल की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। कॉल आ रही थी माँ के नाम से। फोन उठाते ही बस इतनी सी आवाज आई, कांपती टूटी हुई सी, डर से भरी, बेटी मुझे बचा ले जल्दी, वरना मैं मर जाऊंगी। और लाइन कट जाती है। नोएडा की ठंडी हवा उस रात कुछ अजीब सी लग रही थी। रात के 12:10 हुए थे। सृष्टि अपने लैपटॉप को बंद करके बिस्तर पर लेट गई। दिन भर की मीटिंग्स, डेडलाइन और ऑफिस की टेंशन के बाद बस कुछ देर सुकून चाहती थी। उसके पास वाले तकिए पर उसका पति आनंद अब भी मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। सृष्टि, सो जाओ ना, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, बस माँ को एक बार कॉल कर लूँ, सृष्टि ने कहा। वो रोज सोने से पहले अपनी माँ सरला जी को फोन जरूर करती थी, लेकिन आज कॉल नहीं जा रहा था। पहली बार द नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट रीचेबल, दूसरी बार वही आवाज, तीसरी बार भी वही आवाज। सृष्टि ने माथे पर सिकन डालते हुए कहा, अजीब है, माँ का फोन कभी बंद नहीं रहता। आनंद बोला, शायद नेटवर्क नहीं होगा या बैटरी खत्म हो गई होगी, कल बात कर लेना। हाँ शायद, पर दिल नहीं मान रहा था। वह बिस्तर पर लेट गई, पर नींद गायब थी। छत को देखते हुए बस यही सोचती रही, पता नहीं माँ ने खाना खाया होगा भी या नहीं। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मोबाइल की घंटी तेजी से बज उठी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, माँ। सृष्टि का दिल एकदम धक से रह गया। उसने फटाफट फोन उठाया। माँ, सब ठीक तो है ना? पर उधर से जो आवाज आई उसने सब कुछ रोक दिया। एक कांपती हुई टूटी सी आवाज, थकी हुई, बेटा मुझे बचा लो जल्दी, वरना मैं नहीं बचूंगी। सृष्टि की सांसें जैसे थम सी गई। माँ, क्या हुआ? आप कहाँ हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? पर लाइन तब तक कट चुकी थी। वो कुछ पल के लिए जड़ सी हो गई। आनंद, उठो, माँ का फोन था, उन्होंने कहा मुझे बचा लो। आनंद हड़बड़ा कर उठा। क्या, इतनी रात में? हाँ, वो बहुत डरी हुई लग रही थी। आनंद ने बिना एक सेकंड गवाए गाड़ी की चाबियां उठाई। चलो, अभी के अभी चलते हैं। रात का वक्त
नोएडा से पटना सिटी तक का लंबा सफर। दोनों निकले। रास्ता सुनसान, चारों तरफ धुंध। गाड़ी की हेडलाइट के आगे बस सफेद धुएं में डूबा रास्ता दिख रहा था। सृष्टि की आंखों में डर था, होंठ सूख गए थे। वह बार बार फोन मिला रही थी, पर अब फोन स्विच ऑफ बता रहा था। करीब 3 घंटे बाद जब वे अपने पुराने घर पहुंचे तो बाहर का नजारा देखकर दिल धक से रह गया। गेट पर ताला लटका था। आनंद, माँ ने फोन किया था, अंदर कोई है? सृष्टि ने रोते हुए कहा। आनंद ने आसपास देखा। हर घर के दरवाजे बंद, गलियां सोई हुई। कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, बाकी सब सन्नाटा। सृष्टि, पीछे हटो। उसने जोर से लात मारी और ताला टूट गया। दरवाजा खुलते ही भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फर्श पर बिखरे कांच, गिरे हुए बर्तन और दीवार पर पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई। सृष्टि का दिल कांप उठा। माँ! वह पुकारते हुए अंदर भागी। माँ का कमरा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। बस एक झिलमिलाती मोमबत्ती जल रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे को बुझाने की नाकाम कोशिश की हो। सृष्टि ने स्विच ऑन किया और अगले ही पल उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। माँ! सरला जी फर्श पर पड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें आधी खुली, हाथ में पानी का गिलास टूटा पड़ा था। वो सांसें ले रही थी, पर बहुत कमजोर। आनंद, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सृष्टि ने माँ का सिर अपनी गोद में रख लिया। माँ, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ माँ। सरला जी ने कांपते हुए आंखें खोली। सृष्टि बेटा, तू आ गई? हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ। अब डर नहीं लग रहा। बस इतना कहकर उनकी पलकों ने आंखें ढक ली। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। उसने ब्लड प्रेशर चेक किया और बोला, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये शॉक और हार्ट स्ट्रेस का केस है। इन्हें काफ़ी तनाव हुआ है, फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें अकेला छोड़ना नहीं। डॉक्टर चला गया, लेकिन घर में अब भी डर का साया था। सृष्टि रात भर जागती रही। सरला जी नींद में बड़बड़ाती रही। दीपक, ऐसा मत कर बेटा, ये घर तुम्हारा है, लेकिन हम भी तुम्हारे ही हैं। सृष्टि की आंखों से आंसू निकल पड़े। सुबह की धूप कमरे में घुसने लगी। वह उठी तो माँ के बगल में रखी एक पुरानी डायरी दिखी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं बच गई तो सब ठीक कर लूंगी, लेकिन अगर नहीं तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। सृष्टि के दिल में सवालों का तूफान था। आखिर माँ किस सच्चाई की बात कर रही थी? आखिर उन्होंने आधी रात को मदद क्यों मांगी थी? उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अब शुरू होने वाला था उसकी माँ के अपमान और दर्द का पूरा सच जानने का सफर। सुबह की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी, लेकिन सृष्टि को उस रात की बात भूलने का नाम नहीं ले रही थी। माँ अभी भी बेहोश थी और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर उन्होंने कहा क्यों कि मुझे बचा लो। उसने धीरे से माँ का माथा सहलाया। वहीं पास रखी उनकी पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। उसने पन्ना पलटा और वहीं से शुरू हुआ एक बीता हुआ किस्सा। 3 साल पहले पटना सिटी। कृष्णा जी, बैंक के सीनियर मैनेजर, उस दिन आखिरी बार अपनी टेबल पर फाइलें साइन कर रहे थे। साहब, अब आप रिटायर हो गए, अब आराम कीजिएगा, स्टाफ ने कहा था। कृष्णा जी मुस्कुराए। हाँ भाई, अब तो बस बच्चों के साथ वक्त बिताने का मन है। घर लौटे तो सरला जी ने थाली में मिठाई रखी। आखिरकार हमारी भी छुट्टी हो गई। अब हर सुबह चाय साथ में पियेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि रिटायरमेंट उनके लिए आराम नहीं, अपमान की शुरुआत लेकर आएगा। बड़ा बेटा दीपक नोएडा में जॉब करता था। उसकी पत्नी शिखा हर बात में गणना रखती थी। छोटा बेटा संजू पटना में ही बिजनेस करता था। उसकी पत्नी रेखा सोशल मीडिया पर तो बहुत संवेदनशील थी, पर असल जिंदगी में उतनी ही ठंडी। शुरुआती कुछ दिन तो ठीक रहे। सबने कहा, पापा आप हमारे साथ रहिएगा। पर जैसे जैसे सप्ताह गुजरे, बेटों और बहुओं की आवाज़ें बदलने लगी। शिखा ने कहा, मम्मी जी आप बस पूजा कर लिया कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। पर वहीं शाम को ताने, आपने झाड़ू तो लगा दिया मगर पोछा छोड़ दिया, काम पूरा नहीं होता आपसे। कृष्णा जी बोले, शिखा बेटा बोलने का तरीका थोड़ा नरम रखो। शिखा तमतमाई, बाबूजी मैं पूरे दिन नौकरी करती हूँ, ये घर संभालना अकेले मेरा काम नहीं। सरला जी सब सुनती रही।
बस एक हल्की मुस्कान ओढ़ ली। कृष्णा जी ने उस रात कहा, कभी कभी सोचता हूँ हम गलत वक्त पर सही बनने की कोशिश कर रहे हैं। सरला जी बोली, वक्त नहीं बदला, लोगों की नज़र बदल गई है। कुछ महीने बाद दीपक ने कहा, पापा हम वापस पटना शिफ्ट हो रहे हैं, बच्चों का स्कूल बदल देंगे। कृष्णा जी खुश हो गए। अच्छा है बेटा, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। पर घर में अब जगह की लड़ाई शुरू हो गई। शिखा ने कहा, अब ये नौकरों वाला कमरा खाली पड़ा है, आप वहीं शिफ्ट हो जाइए। कृष्णा जी चौंके, क्यों? ये तो स्टोर रूम है। स्टोर है तो क्या हुआ, छोटा कमरा भी तो कमरा होता है। सरला जी ने बीच में कहा, दीपक हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बात कहने का तरीका अच्छा नहीं था। दीपक बोला, मम्मी आप समझिए, ये सब आपके भले के लिए ही है। चिकना फर्श है, कहीं गिर गई तो हमें ही परेशानी होगी। उस दिन रात को सरला जी बहुत देर तक रोती रही। कृष्णा जी ने उनका हाथ पकड़ा, चुप हो जाओ, कुछ दिन की बात है, बेटे हैं हमारे। बेटे हैं? सरला जी ने धीमे से कहा, पर अब हमारे नहीं रहे। कुछ हफ्तों के बाद घर में नया फर्नीचर आया, टीवी बदला गया, पर उस छोटे कमरे में जहां वे शिफ्ट हुए बस एक पंखा था और टूटी खिड़की। वो जगह सच में नौकरों का ही कमरा था। अब दोनों वहीं रहते, वहीं खाते। बेटा बहू मुश्किल से दिन में एक बार झांक लेते। सरला जी खुद खाना बनाती, कृष्णा जी दवा लेते। बातें अब भी होती थी, पर दर्द में लिपटी हुई। एक शाम कृष्णा जी धीरे से बोले, सरला सोचो, हमने इस घर की हर ईंट अपने पसीने से लगाई थी। हाँ, उसने कहा, और अब उन्हीं ईंटों ने हमें दीवार बना दिया है। उसी रात दीपक और शिखा में झगड़ा हुआ। मैं थक गई हूँ इन बूढ़ों की नौकरानी बनकर। शिखा चिल्लाई, शिखा चुप रहो। क्यों चुप रहूं? ये लोग यहाँ हैं, इसलिए मेरे पैर टूटते हैं, बच्चे सो नहीं पाते। कृष्णा जी पास के कमरे में सब सुन रहे थे। उन्होंने सरला जी की तरफ देखा, कहना चाहो तो कह दो कुछ। वो बोली, अब शब्द भी हमारे साथ नहीं हैं। उस रात जब कृष्णा जी सोने गए तो उन्होंने बस इतना कहा, शायद अब मेरा वक्त आ गया है सरला, अब मैं थक गया हूँ। सुबह जब सरला जी उठी, कृष्णा जी का सर झुका हुआ था, चेहरा शांत, सांसें थम चुकी थी। वो बहुत देर तक उन्हें देखती रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। आप तो चले गए, पर मुझे इन दीवारों के हवाले छोड़ गए। और उसी दिन उस छोटे कमरे में नौकरों का कमरा एक वृद्धाश्रम जैसी कैद बन गया था। कृष्णा जी के जाने के बाद सरला जी का जीवन जैसे रुक गया था। जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था, अब वही घर उन्हें हर रोज तोड़ने लगा था। रातों को नींद नहीं आती थी। कभी दीवारों से बातें करती तो कभी कृष्णा जी की फोटो से। कहती, आप तो चले गए, अब मैं किससे शिकायत करूं? पहले कुछ दिन दीपक और शिखा ने संवेदना का दिखावा किया, पर शिखा सुबह आकर कहती, मम्मी जी आप ठीक है ना, चाय बना दूं? पर वो चाय कभी बनकर आती ही नहीं थी। धीरे धीरे वह दिखावटी फिक्र भी खत्म हो गई। अब दीपक का वक्त सिर्फ ऑफिस, मोबाइल और बच्चों के स्कूल फॉर्म में जाता था। शिखा के लिए माँ अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी। एक दिन सरला जी ने रसोई में जाकर कहा, शिखा बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारे पापा की याद आ रही है, जरा खाना बना दो। शिखा ने बिना ऊपर देखे कहा, मम्मी जी मैं मीटिंग में हूँ, फ्रिज में कल की रोटी रखी है, माइक्रोवेव कर लीजिए। वो रोटी इतनी सख्त थी कि टूट नहीं रही थी। सरला जी ने बस पानी पी लिया और दीवार के सहारे बैठ गई। अगले दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा डॉक्टर को दिखा दो, सीने में जलन हो रही है। दीपक ने अखबार नीचे रखे बिना कहा, माँ अभी टाइम नहीं है, मीटिंग है, शाम को देखते हैं। शाम आई नहीं, रात फिर अकेले गुजरी। अब उस नौकरों वाले कमरे में बस दो चीजें थी, एक पुराना पंखा और एक टूटी कुर्सी, जिस पर सरला जी कभी अपने पति के साथ बैठा करती थी। हर बार हवा चलती वो कुर्सी झूलती, जैसे कृष्णा जी अब भी वहां हों, पर असलियत में अब सिर्फ वहां सन्नाटा था। दिन गुजरते रहे। दीपक और शिखा अब घर में गेस्ट की तरह रहते। सप्ताहांत पर उनके दोस्तों की पार्टियां होती और सरला जी को अपने कमरे का दरवाजा बंद रखने के लिए कहा जाता। मम्मी आप कृपया अंदर ही रहिए, बाहर गेस्ट आएंगे। क्यों बेटा, मैं क्या गेस्ट नहीं हूँ इस घर की? दीपक ने बस नजरें फेर ली। वो चुप रही, पर उस चुप्पी में एक तूफान पल रहा था। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।
घुटनों में दर्द, सीने में भारीपन और आंखों में धुंध। एक दिन वो इतनी कमजोर हो गई कि चल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी छोटी बहू रेखा को कॉल किया। बेटा, जरा डॉक्टर का नंबर दे दो, सीने में दर्द है। रेखा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, मैं मार्केट में हूँ, वापस आकर देखती हूँ। पर वो देखना कभी हुआ ही नहीं। 3 दिन तक सरला जी ने कुछ नहीं खाया। बाहर ताला लगा था क्योंकि दीपक और शिखा वीकेंड ट्रिप पर गए हुए थे। उन्होंने जाते जाते कहा था, मम्मी, हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, घर बंद मत छोड़ना, अंदर रहिए। पर बेटा, मेरी तबीयत। अरे माँ, हर बार वही बहाना मत कीजिए, जरा जीना सीखिए। उसके बाद दरवाजा बंद हुआ और घर में बस उनकी सांसों की आवाज रह गई। सरला जी ने पानी पीने की कोशिश की पर हाथ कांप गए। गिलास गिरा, कांच टूटा और वो फर्श पर गिर पड़ी। सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे दिल अब थमने वाला हो। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर था सृष्टि। उन्होंने फोन लगाया, रिंग गई। आवाज कांप रही थी, बेटी, मुझे बचा ले जल्दी, वरना मैं नहीं बचूंगी। पर तभी सीने में एक तेज झटका लगा और फोन हाथ से गिर गया। कॉल कट गया। वो कुछ देर तक वहीं लेटी रही। आंखों से आंसू बहते रहे और होंठ बुदबुदाए। कृष्णा जी, मैं भी आ रही हूँ। वो रात लखनऊ से नोएडा तक एक बेटी को हमेशा के लिए बदल गई थी। सुबह जब दरवाजा खुला, आस पड़ोस के लोग दौड़े, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सरला जी चली गई, पर उनके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था जिस पर लिखा था, मेरे बाद ये घर किसी लालच का नहीं, किसी दया का ठिकाना बनेगा। जो मेरे दर्द को समझेगा वही इसका मालिक होगा। जब सृष्टि और आनंद पटना पहुंचे, सुबह की धूप पुरानी गलियों में फैल चुकी थी, पर मेहरा हाउस के दरवाजे पर अब भी वही टूटा ताला लटक रहा था जो पिछली रात आनंद ने तोड़ा था। घर के अंदर वही सन्नाटा, वही टूटी हुई चीजें, और बीच में जमीन पर सफेद चादर में लिपटी उसकी माँ सरला जी। सृष्टि घुटनों के बल गिर गई। उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, माँ, उठो न माँ, मैंने कहा था ना, मैं आ गई हूँ। वह चादर पकड़कर रोती रही, माथे को चूमती रही, पर अब कोई जवाब नहीं आया। आनंद ने उसे सहारा दिया, सृष्टि, खुद को संभालो। लेकिन वह अब पत्थर की हो चुकी थी। कांपते हुए हाथों से उसने माँ के सिरहाने रखी वो मुड़ी हुई चिट्ठी उठाई जिस पर खून के धब्बे थे। वह वही थी जिसे माँ ने अपनी आखिरी पल में पकड़ा हुआ था। उसमें लिखा था, बेटी सृष्टि, अगर यह चिट्ठी तेरे हाथ लगे तो समझ लेना कि अब तेरे माँ बाप दोनों शांति पा चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पर बेटे अब बेटे नहीं रहे। जो घर हमने बनाया था वही अब मेरी कैद बन गया है। इस घर के सारे कागजात और जेवर मैंने तेरे पापा के पुराने दोस्त वकील सुरेंद्र बत्रा के पास रख दिए हैं। 1 साल बाद जब सब मेरा श्राद्ध करने आएंगे तब वे इस घर का असली हक बताएंगे। ध्यान रखना बेटी, यह घर अब किसी लालची हाथों में नहीं जाएगा। यह घर बनेगा उन माँ बापों का सहारा जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया। सृष्टि की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, आपने कितना कुछ झेला और मुझसे कुछ कहा भी नहीं। आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी माँ बहुत मजबूत थी। उन्होंने अपने दर्द को इंसाफ में बदल दिया। उसी बीच दरवाजे पर गाड़ियों की आवाज आई। दीपक, शिखा, संजू और रेखा लौट आए थे, हाथों में फूलों के हार, चेहरे पर झूठी उदासी। सृष्टि, हमें बहुत अफसोस है, शिखा बोली। आंखों में नमी नहीं थी पर आवाज में मिठास थी। अगर हमें पता होता कि माँ इतनी बीमार है तो हम कहीं नहीं जाते। सृष्टि ने बस उनकी तरफ देखा, वो नजर जो सीधे दिल में उतर जाए। पता नहीं था या पता था और नजरअंदाज किया गया था। उसकी आवाज धीमी थी पर हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। दीपक झेप गया। सृष्टि, तुम गलत समझ रही हो। माँ हमेशा नाटकी बातें करती थी, हमें लगा वो ठीक है। नाटकी? सृष्टि की आंखें भर आई। जिन हाथों ने तुम्हें बड़ा किया वो आखिरी सांसों में तुम्हें बुला रही थी और तुम उसे ड्रामा कह रहे हो। वह चुप हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। शाम को जब अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, पड़ोसी मदद के लिए आए। कोई बेटों की तरफ नहीं, सब सृष्टि के पास खड़े थे क्योंकि सब जानते थे आखिरी बार दरवाजा किसने तोड़ा था और माँ को कौन बचाने आया था। अगले दिन जब सब विधियां पूरी हुई, वकील सुरेंद्र बत्रा भी पहुंचे।
उन्होंने चश्मा ठीक किया और बोले, सरला देवी ने अपने आखिरी दिनों में मुझसे कुछ जरूरी बातें कही थी। उन्होंने अपने घर और बैंक खातों से जुड़ा एक ट्रस्ट बनाया है। नाम है सरला होम। दुखी और सताए गए माता पिता के लिए एक घर। दीपक और संजू एकदम चौंक गए। क्या मतलब? ये घर अब हमारा नहीं? वकील ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि यह घर किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उन माँ बाप के लिए रहेगा जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया। शिखा ने भौहें चढ़ाई। और हमारे हिस्से का क्या? वकील ने पत्र का अगला हिस्सा खोला। मेरे बेटों को किसी हिस्से की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत पहले ही सब कुछ दे दिया था। अपने जीवन के सबसे अच्छे साल, अपनी नींदें, अपनी दुआएं, अब देने को कुछ नहीं बचा। कागज पर गिरते हुए सृष्टि के आंसू शायद सरला जी की आत्मा तक पहुंच रहे थे। दीपक गुस्से में बोला, जरूर इस सृष्टि और इसके पति का हाथ रहा होगा इसमें। माँ को बहकाया होगा इसने। आनंद खड़ा हुआ। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिसमें आग छुपी थी। तुम्हारी माँ को बहकाने की किसी की जरूरत नहीं थी दीपक। उन्होंने बस वही किया जो तुमसे नहीं हो सका। अपने खुद के लिए इंसाफ। घर में खामोशी फैल गई। शिखा ने झुंझलाकर कहा, हम देख लेंगे कोर्ट में। वकील बतरा मुस्कुराए, जरूर देखिएगा, लेकिन याद रखिए इस बार माँ की आत्मा गवाह होगी। सृष्टि ने धीरे से कहा, माँ ने हमें एक काम दिया है, इस घर को एक आश्रम बनाना। अब मैं और आनंद मिलकर वही करेंगे। दीपक कुछ नहीं बोला, बस कमरे से निकल गया। उसकी आंखों में डर था, शायद इस बात का कि अब उसकी लालच की कहानी पूरे शहर में सुनाई देगी। सृष्टि और आनंद ने उस रात देर तक जागकर बातें की। माँ की लिखी हर पंक्ति उनके मन में गूंज रही थी। यह घर अब किसी लालच का नहीं, किसी दया का ठिकाना बनेगा। वो कमरे में बैठे थे जहाँ कभी सरला देवी और कृष्णा जी हंसते थे। अब वहाँ सिर्फ यादें थीं और दीवारों में चिपकी आंसुओं की नमी। सृष्टि ने धीरे से कहा, आनंद, माँ ने जो सपना देखा था वो अब हमारा धर्म है। आनंद ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम इस घर को उनकी तरह किसी के लिए घर बना देंगे। अगले कुछ महीनों में दोनों ने उस पुराने घर की मरम्मत शुरू करवाई। सफेद दीवारों पर हल्के पीले रंग की नई परत चढ़ाई। टूटी खिड़कियां बदली गई। हर कमरे में एक नाम लिखा गया, माँ का कमरा, पिता का कोना, आशा विंग, सहारा हॉल। घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा, सरला सदन, उन माता पिता के लिए जिन्हें उनके अपनों ने भुला दिया। पहले महीने में ही 4 बुजुर्ग वहां आए। कोई रेलवे क्वार्टर से निकाल दिया गया था, कोई बेटी के घर से लौटाया गया था। सभी के चेहरे पर एक ही लकीरें थी, अपनों से हार। सृष्टि हर सुबह उनके लिए चाय बनाती, उन्हें अपने माता पिता की तरह अम्मा और बाबूजी कहकर बुलाती। वो जगह अब सिर्फ एक आश्रम नहीं, एक जीती जागती माफी थी उस समाज से जिसने बुजुर्गों को बोझ समझ लिया था। आनंद ने उसे और संगठित रूप दिया। ऑनलाइन फंडरेजर शुरू किया, सरकार से रजिस्ट्रेशन कराया और सरला सदन धीरे धीरे पूरे बिहार में एक नाम बन गया। टीवी चैनल तक पहुंचे। एक बेटी ने माँ की वसीयत को करुणा का प्रतीक बना दिया। सृष्टि की आंखें नम थी। वो बस कहती, माँ चली गई, पर उनका साया अब हर कमरे में सांस लेता है। उसी बीच दूसरी तरफ दीपक और शिखा का जीवन उलझने लगा। शिखा की आदतें अब उसके अपने बच्चों पर भारी पड़ने लगी थी। बेटा आलोक, जो कभी दादी की गोद में खेलता था, अब उसी तरह माँ बाप की उपेक्षा से नाराज रहने लगा। एक दिन आलोक ने कहा, मॉम, डैड, आप लोग हमेशा पैसों और चीजों के पीछे भागते रहते हैं। आपके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। मैं हॉस्टल चला जाऊंगा। शिखा ने हंसते हुए कहा, अरे नाटक मत करो बेटा। पर जब अगले दिन आलोक ने सच में एडमिशन ले लिया तो घर की दीवारों ने वही सन्नाटा लौटाया जो कभी सरला देवी ने झेला था। दीपक के लिए यह एक तमाचा था। वह देर रात तक बैठा रहा। माँ की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाकर बोला, माँ, शायद अब मुझे समझ में आ रहा है, आप जो कहती थी वो कोई कहानी नहीं थी, वो कोई नाटक नहीं था, वो भविष्य था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बिजनेस में भी गिरावट आने लगी थी। वो जिस घर को अपना साम्राज्य समझता था, अब वो कर्ज और तनाव का कारागार बन गया था। एक शाम शिखा बोली,
मैं बच्चों के साथ दिल्ली जा रही हूँ। तुम अपने पापा जैसे बन गए हो, कमजोर, भावुक और बेकार। दरवाजा जोर से बंद हुआ और दीपक वही कुर्सी लेकर बालकनी में बैठा जहाँ कभी उसकी माँ बैठा करती थी। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, काश उस दिन मैंने माँ खाना खा लो कह दिया होता। कुछ महीनों बाद एक अखबार की डेडलाइन थी। पटना का सरला सदन बना हजारों बुजुर्गों का सहारा। संस्थापक सृष्टि और आनंद। उस दिन दीपक पहली बार वहां गया। वह गेट पर खड़ा था। अंदर से बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की बातें सुनाई दे रही थी। वह बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, यह घर सबके लिए है, लेकिन अंदर आने से पहले थोड़ा मन साफ कर लो दीपक भैया। दीपक की आंखें भर आई। सृष्टि, माँ मुझे माफ कर देंगी ना? वह बोली। माँ ने कभी किसी से नाराजगी रखी ही नहीं दीपक भैया, लेकिन खुद को माफ करने में वक्त लगेगा तुम्हें। वो दोनों चुप रहे। कुछ पल बाद दीपक ने कांपते हाथों से एक नोट निकाला। ये मेरी पहली दान राशि है, माँ की याद में। सृष्टि ने वो लिफाफा लिया और कहा, अब तुमने माँ की विरासत में हिस्सा पा लिया, लेकिन संपत्ति में नहीं, संवेदना में। दीपक की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और बोला, माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि जो माँ बाप के साथ करता है वो एक दिन खुद के साथ भुगतता है। उस दिन सृष्टि ने महसूस किया, माँ की सजा नहीं, बल्कि माँ का सबक पूरा हुआ है। कभी जो घर एक वृद्धाश्रम जैसी कैद बन गया था, आज वही माँ की गोद बन चुका था। दीवार पर लगी सरला देवी की तस्वीर के नीचे एक नई पंक्ति लिखी गई, माँ मरती नहीं, वो बस रूप बदलकर हर उस जगह में सांस लेती है जहाँ किसी को एक बार माँ कहने की जरूरत होती है। समय गुजर गया। 5 साल बीत चुके थे। सरला देवी के जाने के बाद पटना सिटी का वो पुराना घर जो कभी सन्नाटे से गूंजता था, अब सुबह सुबह बच्चों की हंसी और बुजुर्गों के गीतों से भर जाता था। सरला सदन एक परिवार बन चुका था। यहाँ कोई भगवान के नाम पर नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पर आता था। सृष्टि और आनंद दोनों अब वहीं रहते थे। हर सुबह वो बुजुर्गों के साथ प्रार्थना करते, उनके साथ खाना खाते और कभी कभी उनकी पुरानी यादों को सुनकर मुस्कुराते। हर साल 18 जनवरी को सरला जी की पुण्यतिथि पर वे लोग मिलकर उस कमरे में दीपक जलाते जहां कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी। दीवार पर लिखा था, यह घर उनकी याद में, जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ प्यार दिया। एक दिन आश्रम के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति आया, कपड़े मैले, आंखें थकी हुई। उसने दरवाजे पर खड़े गार्ड से कहा, क्या यहाँ मुझे रहने की जगह मिल सकती है? गार्ड ने पूछा, नाम क्या है? वह बोला, दीपक। सृष्टि अंदर से निकली। उसने देखा, चेहरा वही, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया था। वह अब झुका हुआ, कमजोर और टूटा हुआ था। भैया, उसने बस इतना कहा। दीपक ने आंखें नीची कर ली। सृष्टि, अब कहीं जाने की जगह नहीं बची। शिखा ने मुझे छोड़ दिया। बच्चे भी अब मुझे पहचानते नहीं। मैं सोचता था घर मेरा था, पर असल में मैं किसी का नहीं रहा। सृष्टि ने उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जो कभी माँ की सच्चाई से मुंह फेर लेती थी। भैया, माँ ने कहा था, जब कोई अपने माँ बाप को घर से निकालता है तो ईश्वर उसकी नींव से घर छीन लेता है। शायद अब तुम समझ पाए हो। दीपक के आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो सृष्टि, और अगर हो सके तो माँ से भी। सृष्टि ने धीरे से कहा, माँ ने कभी किसी से नाराजगी नहीं रखी भैया। आओ, अंदर चले आओ। यह घर अब तुम्हारा भी है। वो उसे अंदर ले गई। बुजुर्गों ने स्वागत किया और उसी नौकरों वाले कमरे में अब दीपक सोया, जहां कभी उसने अपने माँ बाप को भेजा था। पर अब उस कमरे का नाम बदल चुका था, शांति कक्ष, जहां पछतावे नहीं, प्रार्थनाएं होती थी। दिन बीतते गए। दीपक अब हर सुबह बाकी बुजुर्गों के साथ मंदिर में बैठता, कभी किसी के पैरों में तेल लगाता, कभी किसी के लिए पानी भरता। वो अब सीख गया था कि सेवा सिर्फ कर्म नहीं, मोक्ष है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की पर पड़ी, सृष्टि ने देखा दीपक उसी कुर्सी पर बैठा था जहां कभी उसकी माँ बैठा करती थी। चेहरा शांत, होठों पर हल्की मुस्कान। वो अब सो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। उसके पास एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, माँ, मैं आ रहा हूँ। अब शायद मैं आपका बेटा कहलाने लायक बन गया हूँ। सृष्टि की आंखों से आंसू झरते गए। आनंद ने उसका हाथ थाम लिया। देखो सृष्टि, माँ का न्याय पूरा हुआ।
उस दिन शाम को सरला सदन के सभी बुजुर्गों और बच्चों ने मिलकर दीवार पर एक नया बोर्ड लगाया, माँ कभी मरती नहीं, वो बस किसी और के दुख में जन्म ले लेती है। और वहीं उसी दीवार के नीचे सृष्टि ने दिया जलाया और कहा, माँ अब आपका घर कभी खाली नहीं रहेगा। अगर माँ बाप का दिल तोड़ोगे तो जिंदगी एक दिन तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहाँ से तुमने उन्हें ठुकराया था। उधर संजू और रेखा की हालत भी बद से बदतर हो गई। उसे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया था। वह दिवालिया घोषित हो चुका था। उन दोनों को उनके बच्चों ने भी छोड़ दिया था। वे दोनों एक दिन भटकते भटकते सरला सदन के सामने पहुंचे। वहां उन्होंने आश्रय मांगा। उन्हें नहीं पता था कि यह वही आरामदायक आसियाना है जहां कभी उसकी माँ ने खून के आंसू बहाए थे। उन्होंने गार्ड से अंदर जाने की अनुमति मांगा तो गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। सृष्टि ने जब उन दोनों पति पत्नी को देखा तो वह पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी हालत में थी। लेकिन संजू सृष्टि को पहचान गया। वह उसके पैर पकड़कर माफी मांगते हुए रोने लगा। सृष्टि ने उसे उठाया और उन दोनों को अच्छे से नहा धोकर अच्छा कपड़ा और खाना खाने के लिए दिया। उन दोनों ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया था। दोनों ने सृष्टि को और माँ को धन्यवाद दिया और वहीं पर रहने की भीख मांगने लगे। सृष्टि ने कहा, माँ की आखिरी इच्छा यही थी कि हर जरूरतमंद को आश्रय मिलना चाहिए। तुम तो फिर भी उनके बेटे ही हो तो यहाँ आराम से रह सकते हो, लेकिन अपने काम तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। कोई कामचोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना तुम्हारे लिए बाहर का दरवाजा खुला है। संजू और रेखा ने सृष्टि की हर बात को मानने का वादा किया और तन मन से उस सरला सदन में अपना योगदान देने लगे। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि शिखा ने भी सरला सदन में आश्रय लिया। उसने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाया कि उसके बच्चों ने भी उसे बोझ कहकर अपने पास से भगा दिया है। सृष्टि ने भी सभी को सरला सदन में रहने के लिए जगह दिया। उसके भाई भाभी सभी बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगे, लेकिन उसके अलावा उनका कहीं ठिकाना भी नहीं था। इसलिए वे सभी वहां सिर नीचे करके रहने लगे और बुजुर्गों की सेवा भी किया करते। तब उन्हें एहसास हुआ कि माँ का निरादर करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के पात्र सरला देवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या कहना चाहेंगे सृष्टि के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे दीपक और संजू के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।